वैसे तो ये जो आपकी जर्नी है जिस पूरे कोर्स की जिसमें आप इन्वॉल्व है, दिस जर्नी विल ऑफिशियली स्टार्ट फ्रॉम पाइथन। हम पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन के साथ में या पैरेलल में कहीं हम लोग कुछ हो सकता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस का कोई टूल पढ़ लें या प्लानिंग टू एग्जीक्यूट पावर भी along with Python, दोनों हो सकता है कि हम लोग पैरेलल में चलाएं। ठीक है, तो दैट इज अ प्लान दैट विल शेयर विद यू। लेकिन पहली स्टेप पाइथन है। पाइथन इज द इम्प्लीमेंटिंग टूल। कहीं भी अगर आप एनालिटिक्स में अगर आप आगे प्लान कर रहे हैं, या इवन अगर आप मान लीजिए कि अगर प्योरिटी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो एक इम्प्लीमेंटिंग टूल तो आपको चाहिए ही चाहिए। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चाहिए जिसको यूज करते हुए आप जो है उस पॉइंट ऑफ कॉम्पिटेंसी पे पहुंच पाए। अब वो जो इम्प्लीमेंटिंग टूल है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में ही हमें सीखना पड़ेगा। एंड बेस्ट इज टू गो विद पाइथन, जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा है। वहां से हमें शुरुआत करनी है। पर अब जैसा आप लोग बता रहे हैं कि अगर नॉन कंप्यूटर्स बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं, तो स्ट्रेट अवे मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं सीधे पाइथन के प्रोग्राम्स बनवाना जो है वो स्टार्ट कर दूं डे वन से। दैट इज नॉट पॉसिबल। वो आप उसमें कंफर्टेबल फील भी नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि हमारा आज का सेशन या आज के सेशन का फर्स्ट आवर एटलीस्ट वो कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशंस के बेस्ड होगा कि व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस ड्यूरिंग दिस मॉड्यूल पाइथन, या फिर पाइथन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, थोड़ा इसके दरमियान का डिस्कशन कर लें, जिससे एटलीस्ट मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं जो चीज पढ़ने वाला हूँ आखिर क्या है, वो कैसे फायदेमंद होती है आगे चलिए। ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कशंस कवर करते हुए चलेंगे, उसके बाद में हो सकता है कि आज के सेशन के सेकंड हाफ में थोड़ा ग्लिम्स ऑफ पाइथन इंस्टॉलेशन, बेसिक पाइथन कमांड्स, ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं। पर हाँ, फ्लेवर ऑफ प्रोग्रामिंग आज नहीं मिलेगा। फ्लेवर ऑफ प्रोग्रामिंग जो है वो एक सेशन दो सेशन आते आते थोड़ा हम कंफर्टेबल जब फील करने लगेंगे तो स्टार्ट लर्निंग राइटिंग आवर ओन कोड्स। ठीक है, तो शुरुआती सेशन जो है हम सबके कंफर्ट को देखते हुए हम लोग स्ट्रेट अवे वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द पाइथन कोड्स। फाइन। सो बहुत ही बेसिक्स के साथ में बिल्कुल। तो अब सब ये मान लो कि हम शून्य में हैं, वी आर ऑल एट अ बिग जीरो, वहां से भी आपको फाइन। तो इस एक सवाल के साथ में जो है वो हम लोग हमारी कहानी शुरू कर रहे हैं। वो सवाल ये है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। फाइन, बहुत ही बेसिक चीज है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि इसका बहुत सेंस नहीं है, बट स्टिल फॉर्मली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, तो व्हाट्स अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर वो क्या होता है? इज इट अ मशीन जो कि बहुत फैंटास्टिक ब्रेन कैरी करती है, या उसके पास में इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस है? अगर हमारा परसेप्शन ये है किसी मशीन को लेकर या सिस्टम को लेकर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर जो है इट इज जस्ट अ मशीन, इट इज जस्ट अ सेटअप जो वही करता है जो आप उसको करने के लिए बोलते हैं। फाइन, तो आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन सेट में कितनी काबिलियत है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर प्रोग्राम या एप्लीकेशन बना पा रहे हैं। फाइन, तो दिस मशीन हैज डज नॉट हैव इट्स ओन इंटेलिजेंस। इसके पास अपना कुछ भी दिमाग नहीं है। आपको आगे चलकर एज प्रोग्रामर इससे कुछ न कुछ जो है ऐसे टास्क परफॉर्म करवाने पड़ेंगे जो आपके रिक्वायरमेंट को सूट करते हैं, रिक्वायरमेंट के साथ में जाते हैं। फाइन, तो जस्ट सो बेसिक थिंग। इसके बाद में अगर हम लोग एक प्रोग्रामर बनने के डिजायर के साथ में अगर यहाँ आए, तो वी मस्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयर ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम। या फिर प्रोग्राम क्या है? अगर मैं प्रोग्रामर बन रहा हूँ, बनने वाला हूँ, तो मैं जो सेट ऑफ कोड्स जो लिखता हूँ उसी को कहा जाता है प्रोग्राम। ठीक है, तो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम इज दैट it is nothing but a set of instructions that you give to a computer so that it will do a particular task. So all this story of writing a program starts from a requirement. ये जो पूरी स्टोरी है कि अगर मुझे कोई प्रोग्राम अगर लिखना है, तो ये पूरी स्टोरी जो है वो एक रिक्वायरमेंट के साथ में शुरू होती है कि आखिर मकसद क्या है, पर्पस क्या है, मोटो क्या है, जिसके लिए मैं एक प्रोग्राम ड्राफ्ट करने का सोच रहा हूँ। फाइन, तो once that motto or aim is clear कि this is something for which I need to write a code, तो उस कोड को लिखने के लिए फिर आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट लैंग्वेज यू आर हैविंग, पाइथन है, C++ है, जावा है,
.NET है या कोई और लैंग्वेज है, उसके सिंटेक्स वगैरह फॉलो करते हुए आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पूरा लिखते हैं, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को इन कॉम्बिनेशन कहा जाता है फॉर्मली अ प्रोग्राम, राइट? So that starts with a requirement, and in order to achieve that requirement, we write some instructions, set of instructions, and that entity what we created is called a program. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक एक दिमाग में आप एक इमेज बना लो कि हाँ यार, I will be having some sort of requirement, in order to achieve which I have to write something, and that something is what program. ठीक है, इसके बाद में this is very important slide by the way. ये हो सकता है कहीं आगे पीछे आप जब अभी नहीं पर आज से 6 महीने बाद अगर कहीं किसी इंटरव्यू में बैठे हैं तो हो सकता है कि वहां पे आपसे बेसिक ही सवाल जवाब हो जाए कि आप पाइथन के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाई यू हैव चूजन पाइथन ओवर द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? ये किस तरीके से एडवांटेज कैरी करती है ओवर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो इस स्लाइड पे देयर आर फ्यू पॉइंट्स रिटन व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम पाइथन शुरू करने जा रहे हैं तो हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पाइथन लैंग्वेज के क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, तो आप एक प्रोग्राम को लिखने के लिए हम जो इंप्लीमेंटिंग टूल यूज करेंगे दैट विल बी पाइथन, एंड व्हाई पाइथन, दिस आर ऑल रीजंस, एंड the advantages are not limited to this only, but these are some of many advantages that are related to this language. ठीक है, तो इन बिटवीन यहाँ पर सबसे शुरुआत में अगर बात करें तो it was actually founded by some mathematician in 1991. तो बहुत पुरानी लैंग्वेज नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि लीगेसी है, बिल्कुल बहुत पुरानी लैंग्वेजेस की अगर आपने कहीं सुनी हो इस जर्नी में, एजुकेशन जर्नी में, तो फोर्ट्रान होता है, कोबोल होता है, पास्कल होता है, वो पुरानी लैंग्वेजेस है, राइट? तो पाइथन इज नॉट दैट लीगेसी लैंग्वेज। पाइथन जो है वो 1991 में इंट्रोड्यूस है। तो अगर हम लोग अगर टेक्नोलॉजी की एज के हिसाब से बात करें तो ये अभी इतनी पुरानी नहीं है। ठीक है, तो 1991 में एक मैथमेटिशियन थे, उस मैथमेटिशियन ने जो है उसको फाउंड किया था, एंड राइट बिलो दैट देखो यहाँ पे एक चीज मेंशन, इट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 2, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इट इज यूज्ड फॉर मल्टी डायमेंशनल टास्क इन द इंडस्ट्री। ये कई तरह के टास्क में जो है इंडस्ट्री में काम आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई मुझसे अगर ये पूछे कि क्या हम गेम डेवलपमेंट वगैरह में पाइथन का यूज कर सकते हैं, तो आंसर इज यस, राइट? कोई अगर हमसे ये पूछे कि क्या हम जैसे वेब फ्रेमवर्क वगैरह बनाने के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं क्या, तो आंसर इज यस, राइट? कोई अगर हमसे ये पूछे कि क्या हम इससे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बना सकते हैं क्या, आंसर इज यस। कोई अगर हमसे ये पूछे कि क्या ये डेटा साइंस में आगे चल के इम्प्लीमेंटिंग की तरह यूज होती है क्या, ऑफ कोर्स यस। क्या ये मशीन लर्निंग के जो हम लोग मॉडल्स बनाते हैं उन मॉडल्स की ड्राफ्टिंग में यूज होती है क्या, आंसर इज यस। क्या ये मोबाइल एप्लीकेशंस में अपना कंट्रीब्यूशन देती है क्या उनके डेवलपमेंट में, आंसर स्टिल यस, राइट? तो ये जो मैंने आपके सामने भी तमाम जो ये डायमेंशंस रखे जहां पे पाइथन यूज हो रहा है, इसी कारण की वजह से पाइथन को कहा जाता है दैट इट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसकी लिमिटेशन नहीं, इसे आप जैसे चाहे वैसे डोमेन में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है इंडस्ट्री में, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप ये मानिए कि अगर आप इसकी तरफ बढ़ते हैं तो इंडस्ट्री में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। फाइन, तो कोई भी इंडस्ट्री हो, किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट हो, आप ये मान के चलिए कि वहां पे पाइथन का यूसेज तो हो रहा है, एंड इफ आई एम वेल वर्स्ड विद दिस, आई एम वेरी कॉम्पिटेंट इन दैट, तो ये इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हमारे पास मौके फिर बहुत सारे होंगे अगर हम इस पर महारत करके आगे जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स जनरल पर्पस नेचर। Then going ahead, which is also an important point, that it is an open source. देखा है ब्रैकेट, ओपन सोर्स का मतलब होता है इट इज अवेलेबल फॉर फ्री, मुफ्त है, सबसे बड़ा एडवांटेज। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद सम अदर लैंग्वेजेस इन द मार्केट, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि इसको यूज करने के लिए, इसके बेसिस पे एप्लीकेशंस बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें किसी भी किस्म का कोई सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहीं किसी कंपनी को वर्ल्ड वाइड कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, राइट? तो दिस इज वेरी बिग एडवांटेज कि इसके आधार पे इसीलिए इतना वाइडली एक्सेप्टेड है, क्योंकि इसके पीछे एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, इसके पीछे कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। फाइन,
इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट मुझे लगे रहती है कि आज अगर मान लीजिए कि मैं कोई सेटअप भी क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें अगर मुझे मान लीजिए कि अगर 10 डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ रही है, एक सर्वर लगाना है, तो उसके लिए तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। बट एज फार एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज बीन कंसर्न, मुझे आई डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी फॉर दैट, फाइन। उसके लिए मुझे पैसे नहीं लगाने, सिंस इट इज दी ओपन सोर्स, ठीक है। then it is very simple and easy to learn। इसका बेसिक मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल एंड इजी टू लर्न का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बहुत रीडेबल अंडरस्टैंडेबल सिंटेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कि इसका ये हो जाता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती है कि जहां पर कोई छोटी सी चीज को करने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। वहां पे फंक्शंस जो है काफी कॉम्प्लेक्स के साथ, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ लिखे हुए होते हैं। पाइथन में हर चीज इस तरह से ड्राफ्टेड है, इस तरह से लेबल्ड है कि हमें उन्हें याद रखने में और यूज करने में बिल्कुल समस्या नहीं आती। एक मैं छोटा उदाहरण देता हूँ, मतलब इतने मेच्योर नहीं उस चीज के लिए। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे पाइथन में हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी का नाम है मैथ, राइट। उसके अंदर तमाम तमाम बहुत सारे फंक्शंस मैथमेटिक्स के अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास में एक डेटा सेट है, एक पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन का अगर मैं आपसे कह लूं कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, इफ दिस इज अ हेवी वर्ड, तो मान लो कि उसका मीन निकालना, ठीक है। अब मीन मतलब जस्ट टू फाइंड दी एवरेज, ठीक है। अब हम जब पीछे सी प्लस प्लस जैसी ट्रेडिशनल लैंग्वेज से पाइथन को अगर कंपेयर करें, तो सी प्लस प्लस में अगर मान लो कि मेरे पास अगर 1 लाख वैल्यूज का अगर एक डेटा सेट है और अगर मुझे मीन निकालना हो, तो मुझे वहां पे मेहनत किस टर्म में करनी पड़ती थी? वो डेटा सेट मुझे प्रोग्राम में लाना है, वो तो लाना ही पड़ेगा, पाइथन में भी लाना पड़ेगा। उसके बाद में आई हैव टू देन एग्जीक्यूट अ लूप। उसमें लूप के अंदर जो है वो तमाम सारी जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को आई हैव टू ऐड विद ईच अदर। उनका मैं समेशन निकालूंगा एक एक करके। वो समेशन निकालने के बाद में डिवाइड दैट टोटल सम बाय द काउंट, कितनी वैल्यूज मेरे पास, यही होता है ना। तीन नंबर्स का एवरेज मतलब a प्लस b प्लस c अपॉन 3, राइट। ऐसे अगर 10 लाख वैल्यूज है तो आई हैव टू ऐड ऑल दोस वैल्यूज एंड देन आई हैव टू डिवाइड इट बाय 10 lakhs, राइट। उस केस में आई गेट द एवरेज। तो सी प्लस प्लस आपसे अगर मैं स्टेप वाइज अगर बात करूं, तो वो आपसे ये सारी चीजें करवाएगा। यू हैव टू ड्राफ्ट अ फंक्शन, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर यू हैव टू ऐड ऑल द वैल्यूज, फिर उसके बाद में यू हैव टू डिवाइड दैट समेशन बाय समथिंग, बाय द टोटल काउंट, और उसके बाद यू विल गेट द एवरेज। तो देयर आर फ्यू स्टेप्स इन्वॉल्व इन द अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस एज वेल। पाइथन में आई हैव टू जस्ट गिव वन लाइन एंड दैट लाइन इज, वो जो पैकेज मेरे पास है मैथ, उसके अंदर मीन के लिए एक फंक्शन रिटर्न। आई जस्ट राइट मैथ डॉट मीन, ब्रैकेट के अंदर वो डेटा सेट का नाम दे दिया, दैट्स इट, कहानी खत्म, बस खत्म। एक ही स्टेप, सिर्फ फंक्शन यूज किया मीन और ब्रैकेट में सप्लाई कर दिया उस डेटा सेट का नाम, एंड आई गेट द आउटपुट, आई गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो ये इसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए एक इससे जुड़ी हुई कम्युनिटी का, जो कि ऑलरेडी काफी हद तक कंट्रीब्यूशन कर चुकी है और जो कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है पाइथन के साथ में, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। तो पाइथन के साथ में वर्ल्ड वाइड एक ऐसी कम्युनिटी ऑफ प्रोग्रामर्स लाइक अस, राइट, वो जुड़ी हुई है, जो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूट करती है इसको इनरिच करने में। फाइन। वो मैथ डॉट मीन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपके हमारे तरह के कुछ लोगों ने ऑलरेडी बना दिया। अब एक बार बना दिया है ना, तो वो सभी के लिए उपलब्ध है। तो वो आप भी यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज कर सकता हूँ। फिर से मीन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, कोरिलेशन निकालने के लिए, रिग्रेशन निकालने के लिए, या किसी किस्म का और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें फिर से उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। तो देयर आर hundreds and hundreds of functions that are already defined. We just have to explore them and use them. ठीक है, तो ये आपसे कम मेहनत करवाएगी कंपेयर एज कंपेयर टू दी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो खासकर हम अब जब जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उस बैकग्राउंड को ये ज्यादा सूट करती है एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस, जावा एंड ऑल अदर लैंग्वेजेस, फाइन। क्योंकि इसमें आपको कम स्टेटमेंट्स में ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा, कम मेहनत में आप ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे व्हेन यू कंपेयर विद द अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। मतलब हो सकता है कि एक टास्क को अगर मैं सी प्लस प्लस पे अगर मान लीजिए कि अगर मैं ड्राफ्ट करने बैठूं, तो वहां मुझे उस काम को करने के लिए 100 लाइन लग जाए, 100 लाइंस ऑफ कोड्स। और वहीं अगर मैं पाइथन पे आ जाऊं, तो हो सकता है कि 1/10 ऑफ दैट एफर्ट वो मुझे रिजल्ट दे। मतलब हो सकता है 10 लाइन में मेरा वो काम हो जाए। इतना इन्वेस्ट इसका कंटेंट है, और इसीलिए मैंने कहा कि इट इज वेरी इजी and it is very comfortable to apply. Fine. So that is one very big advantage.
देन इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि यहाँ अगर आज मेरे पास ये विंडोज की मशीन है तो आई कैन इंस्टॉल पाइथन ऑन इट एंड आई कैन इजीली स्टार्ट एक्सेसिंग इट और यूजिंग इट। फाइन। कल अगर मैं ऐसी मशीन को अगर लिनक्स पे कन्वर्ट कर दूं तो वहां भी पाइथन बहुत बढ़िया काम कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपने किसी क्लाइंट को लेकर एप्लीकेशन बना दिया, एक छोटा सा आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है। अच्छा, जब मैं सॉफ्टवेयर बोलता हूँ तो बहुत नहीं घबराना, मोबाइल देखो, मोबाइल में जो व्हाट्सएप चल रहा है दैट इज आल्सो सॉफ्टवेयर। फाइन। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि सिस्टम पे जब काम करते हैं तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक प्रोग्राम जो ओपन करते हैं, मान लो प्रोग्राम जो है MS पेंटी, MS वर्ड, राइट, वो भी सॉफ्टवेयर ही है। तो इस तरह का कोई छोटा मोटा एप्लीकेशन अगर आपने बनाया है, कैलकुलेटर, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन। फाइन। अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस एप्लीकेशन को बनाने के बाद में वो एप्लीकेशन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहेगा अगर पाइथन पे बना हुआ है तो। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपने उसको विंडोज पे मशीन पे चलाए तो भी वो चलेगा, अगर आपने उसको लिनक्स बेस्ड मशीन पे चलाया तो भी वो चलेगा, अगर आपने उसको मान लीजिए कि iOS पे चलाया तो भी वो चलेगा, अगर आप मान लीजिए कि मोबाइल बेस्ड अगर मान लीजिए कि अगर उस पे चले जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, वहां भी चलेगा। फाइन। तो सिंस Python's applications you can run on any kind of system, that's why we are keeping this under this category that it is platform independent। ठीक है। कई बार लेकिन ऐसा अब जैसे मान लीजिए कि आपने अगर सुना हो तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं iOS डेवलपर हूँ, कहीं आपने किसी से अगर प्रोफेशन के टर्म में बात करी हो तो iOS डेवलपर का मतलब क्या होता है, उसका काम है iOS बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना जो केवल उन्हीं मोबाइल्स या उन्हीं सिस्टम्स पे चलेगी जो कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में चलते हैं, राइट। एप्पल वाली मशीन उनके लिए अलग डेवलपर्स। फिर आप अगर एंड्रॉइड बेस में अगर चले जाओगे तो वो अलग दुनिया है। फाइन। इसीलिए जब कोई कंपनी होती है, जैसे व्हाट्सएप की अगर बात करें तो व्हाट्सएप का अपना एक एप्लीकेशन है फॉर एंड्रॉइड और अपना एक एप्लीकेशन है फॉर iOS, राइट। वहां पे हम बोलते हैं कि दिस थिंग इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, कि हमें दोनों के लिए जो है अलग अलग सेट ऑफ कोड्स लिखने पड़ रहे हैं, अनलाइक पाइथन। फाइन। तो पाइथन गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी दैट इसमें डिफाइंड एप्लीकेशंस जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। दिस इज आल्सो बिग फ्लेक्सिबिलिटी। और इन सभी से आप अंदाजा लगाइए कि क्यों हम इसको बोल रहे हैं कि इट इज वाइडली एक्सेप्टेड इन द मार्केट। फाइन। क्यों इसका एक्सेप्टेंस जो है वो इतना ज्यादा है मार्केट में। फाइन। गोइंग अहेड, इट इज इंटरप्रेटेड, शब्द बड़ा है इंटरप्रेटेड, उसका मतलब क्या है। C++ में जब मैं प्रोग्रामिंग किया करता था, या आप में से अगर किसी ने कभी C++ वगैरह पे काम किया हो तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने अगर मान लीजिए 10 लाइन्स ऑफ कोड अगर लिखे, आपने प्रोग्राम बनाया 10 लाइन है उसके अंदर, ठीक है। तो वो 10 लाइन का जो कोड होता है ना, वो पहला आपने पूरा लिख लिया, फिर एक स्टेप आती है बीच में कि आपको उस कोड को कंपाइल करना होता है। Fine. If you heard this word, you have to compile that code first. अब कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है? कंपाइलेशन का मतलब होता है कि there is somebody sitting inside the system जिसका नाम है कंपाइलर, वो भी प्रोग्राम ही किसी ने बनाया हुआ कंपाइलर, राइट। कंपाइलर को हम हमारा प्रोग्राम जो है जो हमने बनाया है वो उठा के देते हैं कि अब तुम एक काम करो, चेक करो कि मैंने जो प्रोग्राम बनाया है वो सही है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई एरर है। फाइन। तो कंपाइलर डज दैट टास्क फॉर अस, इट चेक्स फॉर द एरर इन द प्रोग्राम। फाइन। अगर उसको उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर मिलेगी तो पलट के आपको मैसेज दे देगा कि आपके प्रोग्राम में इस लाइन में ये गड़बड़ है, इसको सुधारिए। ऐसा ना हो कि आपने गड़बड़ वाला ही प्रोग्राम जो है क्लाइंट को उठा के दे दिया, क्लाइंट को उस पर काम करना शुरू कर दिया और वहां पूरा परफॉर्मेंस ठप हो गया। ठीक है। तो इसीलिए बिफोर रिलीज हम कोड को कंपाइल कर रहे हैं ताकि ये चीज अश्योर हो जाए कि हमारे प्रोग्राम में कोई समस्या नहीं है, राइट। और ये जो कंपाइलर, कंपाइलेशन, चेकिंग द एरर्स बिफोर रिलीजिंग द कोड, ये सब काम कहाँ होता था? ये होता था C++, जावा, इस तरह के लैंग्वेजेस में। फिर हम जब इसको कंपेयर करते हैं इस वाली कहानी को पाइथन से, तो पाइथन में देयर इज नो कंपाइलर। पाइथन में कंपाइलर गॉट रिप्लेस बाय इंटरप्रेटर। फाइन। पाइथन में आ गया एक नया शब्द, पाइथन में आ गया एक नया जिम्मेदार एक प्रोग्राम जिसको कहा जाता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटर जो है ना वैसी स्टाइल में काम नहीं करता जैसा कंपाइलर करता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे कोड को पहले जांचेगा, बोलेगा अगर वो सही है तो वो इजाजत देगा कि हाँ अब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन मतलब उसको रन कर सकते हैं, आप उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। इंटरप्रेटर क्या बोलता है?
मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुमने 10 लाइन का कोड बनाया है या 100 लाइन का कोड बनाया है। आप तो कोड दो, मैं तो उसका एग्जीक्यूशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन शुरू कर रहा हूँ मतलब लाइन पर लाइन, दैट्स इट। तो आपने कोड किया, इंटरप्रेटर ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, पहली लाइन आई, इफ एवरीथिंग इज गुड तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। दूसरी लाइन आई, इफ एवरीथिंग इज गुड वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऐसे एक एक करके आपकी लाइन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी चेक होते हुए चलती हैं और एग्जीक्यूट होते हुए चलती है। ठीक है, तो ये काम किसका है? ये इंटरप्रेटर का काम है। पाइथन में इंटरप्रेटर होता है कंपाइलेशन यूनिट। तो अगर मेरे पाइथन के प्रोग्राम में अगर मान लो कि 100 लाइन लिखी है और 98 नंबर की लाइन में अगर मान लीजिए कोई समस्या है, तो वो आपको शुरू में पता नहीं चलेगी। आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो, शुरुआत की सारी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी और जहां पर एरर होगी वहां पर प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाएगा। फाइन। तो अब दोनों ही ये जो टेक्निक्स है ऑफ कंपाइलर एंड ऑफ इंटरप्रेटर, दोनों ही टेक्निक्स के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। दोनों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी है। ठीक है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग आगे चल के मॉड्यूल्स पैकेजेस पढ़ेंगे, तो मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगा कि इंटरप्रेटर का कंपाइलर के ऊपर, कंपाइलर का इंटरप्रेटर के ऊपर क्या एडवांटेज हो सकता है। अभी की मैच्योरिटी के हिसाब से इतना काफी है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या होता है, और पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। फाइन। Then comes the other thing, rich library support that I've already told you. Rich library support का मतलब ये होता है कि in Python you are having several functions that are already written. आपका मान के चलो कि 99% काम जो है वो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं। आपको सिर्फ उन फंक्शंस को एक्सप्लोर करके ढूंढ के आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज करो। दैट्स फाइन। तो जब मैं डेटा साइंस से जोड़ के अगर बात करता हूं तो फाइंडिंग मीन, फाइंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, या फिर फिटिंग दी मशीन लर्निंग मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल अगर बात करूं तो हाइपोथेसिस के टेस्टिंग वगैरह, या फिर फाइंडिंग दी प्रोबेबिलिटीज, यू जस्ट नेम इट, कि आपको क्या चाहिए। हर चीज के लिए ऑलरेडी फंक्शंस लिखे जा चुके हैं। फाइन। अब वो फंक्शंस कहाँ हैं? जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन के इंस्टॉलेशन के साथ में वो तमाम फंक्शंस जो हैं वो हमारी ड्राइव्स पे आकर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, उन फंक्शंस को छोटे छोटे बंडल्स के रूप में जो है स्टोर कर दिया जाता है हमारे लोकल ड्राइव्स में। उन्हीं बंडल्स को मॉड्यूल्स और पैकेजेस कहा जाता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा था मैथ, तो मैथ के अंदर जो है मैथमेटिकल फंक्शन सारे लिखे, अब वो मीन हो, वो फाइंडिंग साइन, कॉस, स्क्वायर रूट, एब्सोल्यूट। फाइन। तो ये तमाम फंक्शंस जो है ये ऑलरेडी लोगों ने लिख दिए। उसको एक बंडल के अंदर, एक फोल्डर के अंदर, विंडोज के टर्म में अगर बात करें तो एक फोल्डर के अंदर उन सबको एक साथ इकट्ठा करके स्टोर कर दिया। उस फोल्डर को नाम दे दिया मैथ। स्टोरी खत्म। अब मुझे पता है कि मैथ के अंदर क्या है, मैथमेटिकल सारे फंक्शंस लिखे हैं। तो अगर मुझे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे प्रोग्राम में अगर उन मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करने की जरूरत पड़ी, तो आई विल जस्ट इंपोर्ट दैट मॉडल, आई विल जस्ट इंपोर्ट दैट मॉड्यूल और दैट फोल्डर एंड आई विल स्टार्ट यूजिंग दोस फंक्शंस। मैं फंक्शंस को यूज करना शुरू कर दूंगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी है कि स्क्वायर रूट जो निकल रहा है उसके पीछे फॉर्मूला क्या है। राइट, अब स्टैटिस्टिकली देयर इज अ फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ क्या होता है, समेशन ऑफ f into x minus something का स्क्वायर अपॉन कैपिटल N। पर वो मुझे इतना मैं बॉदर्ड नहीं हूं उस चीज को, क्योंकि आई एम हैविंग अ डायरेक्ट फंक्शन अवेलेबल। आई जस्ट हैव टू पास द डेटा सेट टू इट, इट विल स्ट्रेट अवे गिव मी द स्क्वायर। दैट्स फाइन। तो दिस इज वन वेरी गुड न्यूज कि मुझे इन सब तमाम चीजों को अचीव करने के लिए मुझे फिर से फंक्शंस ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं है। राइट, और ये तमाम फंक्शंस जो है ये मॉड्यूल्स, पैकेजेस, फोल्डर्स, लाइब्रेरीज के टर्म्स में स्टोर है। एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट इट प्रोवाइड्स अ रिच लाइब्रेरी सपोर्ट। ठीक है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है इस टर्म में। ठीक है, तो पाइथन के साथ में बड़ा एडवांटेज जुड़ा हुआ है। It can also be used very effectively as glue language. It can also be used very effectively as glue language. Glue, what is glue? हाँ, adhesive, very good. गोंद हिंदी में अगर बात करें तो कुल मिला के अब एक आप एक सिचुएशन अज्यूम कीजिए कि मान लीजिए कि बहुत पुराने किसी कंपनी में कुछ कोड्स लिखे हैं। अब वो कोड जो है ना, उसमें से एक कोड जो है वो कोबोल पे लिखा हुआ है, एक कोड जो है वो मान लीजिए कि जावा में लिखा हुआ है। फाइन। अब आज की तारीख में अब कंपनी कुछ प्लान कर रही है कि उनको ना मर्ज करना है इन दोनों मॉड्यूल्स।
ये कुछ फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा था, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर था ये। अब बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में ये हुआ कि यहाँ पे कुछ हो रहे थे ट्रांजेक्शन्स, वो ट्रांजेक्शन्स जो है वो सपोज मान लीजिए कि अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं, यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो अकाउंट में डेबिट करते हैं या सम अदर थिंग, फाइन। अब इन मॉड्यूल्स को, इन फंक्शंस को अचानक से किसी दिन उस बैंक को, उस बैंकिंग डोमेन को, इन दोनों को आपस में जोड़ने की जरूरत पड़ेगी कि यार मुझे इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। मान लीजिए जिस दिन क्यूआर कोड आया, उस क्यूआर कोड या डिजिटलाइजेशन की वजह से इनको आपस में कनेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। अब पुराने लिखे हुए लेगेसी कोड्स जो पुरानी लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं, they can also be connected to each other using Python, right? So what we have to do here as a programmer, हम यहाँ फिर एक छोटा पैच ऑफ कोड लिखते हैं जिसमें हम इसको भी यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं, कुल मिलाकर we are creating a connection between them, fine. So if you are connecting the already written modules here using Python, that's why we are calling it a glue language, fine. इसीलिए इसे glue language भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रीवियसली रिटन मॉड्यूल्स को भी आपस में कनेक्ट करने में सक्षम है। इसके अंदर इतनी भी क्षमता है कि ये पुराने लिखे हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करके भी अपनी जगह बना सकता है, बना रहा, फाइन। इससे भी मैं हर एक एडवांटेज के साथ में सोचते हुए चलो कि इसमें से अगर मैंने किसी पे भी अगर अच्छा काम कर लिया तो मैं कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में तो एब्जॉर्ब हो ही जाऊंगा। मतलब मार्केट में बहुत बहुत काम है एज फार एज ओनली पाइथन इज कंसर्न। एंड व्हेन यू टॉप अप इट डेटा साइंस, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, फिर तो स्काई इज द लिमिट। उसके बाद में फिर तमाम काम है, फिर तो कोई नहीं रोक सकता वंस यू अचीव दैट कॉम्पिटेंसी, फाइन। So this is what we call glue language. That's why we call Python a glue language. It gets gel with the legacy languages as well. जो वहाँ पे जो programs लिखे हुए उनके साथ भी ये merge हो जाता है। Supports the concept of packages and modularity. ये concepts of package and modularity को support करता है। इस पे भी एक विस्तार वाली कहानी है 2-5 मिनट की, वो भी मैं तुम्हें सुनाऊंगा अभी। पर before proceeding ahead, let me ask you one thing. Are you feeling comfortable with the things? है ना, मतलब आज का ऐसा स्वप्न तो नहीं था ना कि मैं आज ही प्रोग्रामर बन के निकल जाऊंगा बाहर यहाँ से। ये छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो करने वाले हैं उसके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, फाइन। सो इट सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैकेजेस एंड मॉड्यूलरिटी। इसमें पैकेज तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। पैकेजेस का मतलब होता है दैट फोल्डर सॉर्ट ऑफ थिंग जिसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है, फाइन, ऑलरेडी रिटन। एज फार एज मॉड्यूलरिटी इज कंसर्न्ड, दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोग्रामर से पता होना चाहिए। मैं समझाता हूँ आपको। माने कि हम एक टीम है और हमें किसी क्लाइंट ने बैंक से जुड़े हुए क्लाइंट को एक नया बैंक इमर्ज हो रहा है, उस बैंक ने हमें है ना एक वेबसाइट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वो सॉफ्टवेयर हमारे पास आया है कि आपको इसे बनाना, ठीक है। तो इफ वी आर सपोज 10-15 टीम मेंबर्स, तो हम जो है 4 हिस्सों में बट जाते हैं, ठीक है। मैंने 4 लोगों की 4 टीम बना ली और 4 टीम बनाने के बाद में मैंने हर टीम को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या कहा, 4 लोग जो और एक टीम बनी है, वो टीम जो है वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शनिंग पे काम करेगी, फाइन। हमने हमारे पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को कुछ हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। अब वो एक फंक्शनिंग में सपोज मैंने बोल दिया कि यार आप एक काम करिएगा, आपकी टीम जो है वो जो एनईएफटी ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए जितने भी सॉफ्टवेयर वाला जो काम है वो पूरा का पूरा आपको डील करना है, ठीक है, वो आपको बनाने वाला। फिर कोई जो दूसरी टीम आई उनको मैंने कहा कि यार वो जो एटीएम के ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उसका वाला जो इंटरफेस है, वो जो फंक्शनिंग है वो आपको बनानी है, फाइन। तीसरे मैंने टीम को बोल दिया कि आप जो है एक काम कीजिए कि वो बेनिफिशियरीज मैनेजमेंट वाला जो काम है वो आपको करना है। बेनिफिशियरीज ऐड करना, डिलीट करना एंड अप्रूव करना, लिमिट्स वगैरह सेट करना, वो सब आपको करना है। ऐसे ही एक चौथी टीम को कुछ और काम करिए, फाइन। तो हम इस बात से अंदाजा लगाएं, ठीक है, हम अभी मैच्योर्ड है बट फिर भी इतना तो लॉजिकल हम सोच ही सकते हैं कि द वर्क हैज बीन divided, fine. The work has been divided into 3 or 4 parts. We splitted it. एक बार उसको स्प्लिट कर दिया तो उसके बाद में अब हर टीम को जो है टास्क अलॉट कर दी। अब हर टीम इंडिपेंडेंटली अपने अपने काम करने में लग गई। अपने काम करने का मतलब होता है कि वो लोग अपने अपने कोड्स लिखते हैं, फाइन, पाइथन के कोड्स। यार ये चीज कैसे हुई? ऑफ कोर्स इट इज गेटिंग सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय समवन, जहां से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि क्या करना है, फाइन। तो आपने एक काम किया, आपने दूसरा काम किया, आपने तीसरा काम किया, कहीं 1 month और 2 months डाउन द लाइन हम एक पॉइंट तक पहुंच गए जहां हमने कमिटमेंट दिया था क्लाइंट को कि हम आपको 2 महीने के बाद में पहला रिलीज देंगे। तो फर्स्ट रिलीज का मतलब ये होता है कि वी विल
give you one operational software, one operational website on that date. Fine. तो मैंने आपको डेट दे दी, 2 महीने के अंदर आपने अपने अपने काम भी कर दिए, और काम करने के बाद में आप सब आ गए मेरे पास और आपने कहा कि इतना इतना काम जो है वो हो चुका है। अब अगली स्टेप क्या, आपने इंडिपेंडेंटली काम किया था, एक पाइथन की फाइल आपने बनाई, एक पाइथन की फाइल आपने बनाई, एक आपने बनाई, एक छोटी टीम ने बनाई। फाइन, ये जो इंडिपेंडेंट आपने काम किए हैं ना, इन पाइथन की फाइल्स को टेक्निकली हमारे इस स्टडी में, हमारी जर्नी में कहा जाएगा मॉड्यूल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? Modules, right? So these are independently called modules, and what I'll do at the end as your team lead, मैं क्या करूंगा, मैं इन सारे मॉड्यूल्स को करूंगा आपस में बाइंड। ठीक है, तो टेक्निकल वर्ड इज बाइंडिंग, ठीक है, मर्जिंग। तो मैं करूंगा इन सारे मॉड्यूल्स को आपस में बाइंड, वी विल ड्राफ्ट इट दैट वे, हम उसे उसी तरीके से बनाएंगे कि आपस में बाइंड हो सकते हैं। बाइंड होने का मतलब होता है इनको आपस में जोड़ना। ठीक है, अब जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम इनको आपस में जो है तुम्हारा कोड लेकर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा दूसरे के साथ, वो रहेंगे इंडिपेंडेंट कोड्स, कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, राइट? एंड आई एम गोइंग टू राइट अ कोड अगेन, मैं भी एक कोड लिखूंगा, वो बाइंडिंग कोड होगा। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने भी लिख दिया, उसने क्या किया, इंपोर्ट दिस, इंपोर्ट दिस, इंपोर्ट दिस, इंपोर्ट दैट, एंड that will create one runnable entity, one program, one application, and that will call our software. उसको बोलेंगे ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, and that will give to our client, उसको बोलेंगे यार चलाओ उसको, बढ़िया काम करेगा। ठीक है, तो this way we subdivided the work। ठीक है, the independent programs that you guys have written, अच्छा होगा कि ये प्रोग्राम नहीं कहें, the independent batch of codes that you guys have written are called modules here, right? And this phenomena which we use here, the strategy that we use here of subdividing the total work into multiple parts is called modularity. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जो है मॉड्यूलरिटी कहा जाता है। अच्छा, मॉड्यूलरिटी जो है ना पुरानी लैंग्वेजेस में उपलब्ध नहीं है, अब पुरानी लैंग्वेजेस में नहीं थी तो फिर वहां क्या समस्या होती थी, वहां ये समस्या होती थी कि अगर 10,000 लाइन का कोड लिखना है तो फिर वो एक ही कोड, 50,000 लाइन का कोड लिखना है तो वो एक ही कोड है, चला जा रहा है, वो लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 50,000 तक एक सिंगल कोड वो चल रहा है, और वो एक ही फाइल और सब कुछ उसी के अंदर, राइट? व्हाट वी हैव डन, अगर हमारे इस सॉफ्टवेयर में अगर 50,000 लाइंस थी तो फिर 12,500, 12,500, 12,500, 12,500 चार पार्ट्स में से स्प्लिट किया और सबने अपना अपना काम किया। तो इससे क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ वर्क हो गया, राइट? इससे फायदे क्या मिल जाएंगे, सबसे बड़ा फायदा इसमें ये हो जाता है कि समय कम लगता है एप्लीकेशन, फाइनल एप्लीकेशन तक पहुंचने का, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है काम का। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि मेंटेनेंस बहुत आसान है। अब मेंटेनेंस आसान हो जाता है कि मतलब क्या है, मेंटेनेंस आसान हो जाता है मतलब ये होता है कि अगर किसी एक एप्लीकेशन में आगे चल के मान लीजिए कि आपकी क्लाइंट की तरफ से, मान लो उस बैंक की तरफ से कोई अपडेशन की रिक्वायरमेंट आई कि अरे वो आप जो एनईएफटी ट्रांजैक्शन करवा रहे हो उसमें मुझे ना एक चीज और जुड़वानी है, मैं सोच रहा था कि हम ये चाह रहे थे कि आप इसकी बजाय उसको ऐसा डिस्प्ले करवा दो या ये एक चीज जोड़ दो उसमें। फाइन, तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर उसको मॉड्यूल 1 से जुड़ा हुआ कोई अपडेशन करवाना है तो क्या मॉड्यूल 2, 3, 4 को टच करने की जरूरत है क्या उसमें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मॉड्यूल 2, 3, 4 आर वर्किंग वेल। ठीक है, तो इसीलिए आपको केवल मेंटेन करना है मॉड्यूल 1 को, अपडेट करना है मॉड्यूल 1 को, रेस्ट ऑफ द कोड नीड्स नॉट टू बी टच्ड, उसको हाथ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। एंड जस्ट कंपेयर इट विद द सिचुएशन जहां ये सारा का सारा जो कोड है वो एक ही फाइल के अंदर लिखा हुआ होता, तो फिर उस केस में फिर वहां चेंज करना है या वहां चेंज करना है, आपको अल्टीमेटली पूरी फाइल को अपडेट करना ही पड़ेगा। तो मॉड्यूलरिटी गिव्स यू द एडवांटेजेस और सच एडवांटेजेस कि यहाँ पर एक तो क्रिएशन ऑफ द सिस्टम बहुत आसान है, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम आसान है। ठीक है, एंड एक इसमें एडवांटेज और जोड़ता हूँ, दोनों चीजों को कंपेयर करो। उस बैंकिंग एजेंसी के लिए एप्लीकेशन लिखना इन अ सिंगल फाइल ऑल 10,000 लाइंस, राइट, और उनको वो चीज प्रोवाइड कर देना। अब अगर मान लो कि वहां पर सपोज कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई एक पार्ट, कोई एक फंक्शन काम नहीं कर रहा, मान लो एनईएफटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई या बेनिफिशियरी ऐड करते हुए कोई एरर आ गई, ठीक है, तो क्या वो एप्लीकेशन पूरा का पूरा डंप हो जाएगा, सिंस इट इज अ सिंगल लाइन, सिंगल कोड, एक ही फाइल है पूरी?
अच्छा चलो ऐसा नहीं देखो, इसको दूसरी तरीके से समझाता हूँ आपको। क्या आपने कभी किसी एक वेबसाइट को एक्सेस करते हुए ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आप जब उसके मल्टीपल पेजेस एक्सेस करते हैं तो उनमें से कुछ पेजेस तो बहुत बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छे से रिजल्ट्स दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अचानक से मैं कोई एक पेज ओपन कर रहा हूँ या एक टैब पे जाता हूँ तो वो टैब काम नहीं कर रहा, ऐसा होता है? ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर। रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स आर वर्किंग वेल व्हाइल वन मॉड्यूल जो है वो दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर, या तो बना नहीं है या मेंटेनेंस पे गया हुआ है या उसमें कोई इश्यू है। फाइन। तो अगर मान लीजिए कि आपने बेनिफिशियरी वाले मॉड्यूल में सपोज कोई एरर आ गई, तो सामने वाले बैंक ने हमको इंटीमेट भी किया, तो हमने कहा कि यार कोई बात नहीं, एक काम करो, 1 घंटे के लिए, वैसे तो ये टेक्निकली रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, पर 1 घंटे के लिए हमने कहा कि एक काम करते हैं कि वो मॉड्यूल जो है उसको हम अनअवेलेबल करवा देते हैं वेबसाइट्स। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक यूजर आएगा, वेबसाइट ओपन करेगा, बेनिफिशियरी ऐड करने जाएगा तो थोड़ी देर के लिए उसके पास मैसेज आएगा कि दिस फैसिलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट अवेलेबल, कुछ देर बाद आप ट्राई करें। लेकिन उसी दरमियान अगर मान लीजिए कि उसको अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखना है, या उसको अगर अपनी अकाउंट समरी प्रिंट करना है, या कोई और काम करना है, तो वो यथावत चलता रहेगा। फाइन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि मॉड्यूल्स में आपने पूरे काम को डिवाइड कर रखा है, तो कोई एक मॉड्यूल में अगर प्रॉब्लम आती है तो भी आपका एप्लीकेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइव रहता है, आपके एप्लीकेशन के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। ठीक है। लेकिन अगर यही मॉड्यूलरिटी नहीं होता और पूरा एप्लीकेशन अगर एक सिंगल फाइल में लिखा हुआ होता, तो फिर एक छोटी सी आई हुई एरर भी पूरे के पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देगी। ठीक है। दिस इज वेरी 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 बिग एडवांटेज एंड इट इज सपोर्टेड बाय पाइथन। मॉड्यूलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है। आई होप इतना काफी है। मॉड्यूलरिटी में शायद आपको थोड़ा बहुत तो ग्लिम्स आ गया होगा, थोड़ा बहुत इमेज बनेगी कि व्हाट आर मॉड्यूल्स, व्हाट इज मॉड्यूलरिटी एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द कांसेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी, राइट? ऊप्स वगैरह ठीक है, ऊप्स की बात नहीं करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, पर ये फिर समय के साथ ही आपको समझ में आएगा। पाइथन दो सपोर्ट्स द कांसेप्ट्स ऑफ ऊप्स एज वेल। पाइथन जो है वो ऊप्स प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से होती है, एक को सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कहा जाता है और एक को फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहा जाता है, एक को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। ठीक है। तो पाइथन में इसका सपोर्ट अवेलेबल है, वो हम लेकिन टाइम के साथ समझेंगे। आज उसको शुरू किया तो आज वो एडवांटेज नहीं मिलना, वो समझ में कम आएगा आपको। फाइन। एंड इट कम्स विद ग्रेट ईज फॉर डेटा साइंटिस्ट्स एंड मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट वी आर सिटिंग हियर। फाइन। कि पाइथन का अपना जो है वो दमदार कंट्रीब्यूशन है, अगर हम डेटा साइंस से मशीन लर्निंग की फील्ड से अगर जोड़ के इसको बात करें तो। फाइन। So these are some advantages of the language that we are going to learn. ठीक है, जिसकी जर्नी पे हम चले हैं, ये उनसे जुड़े हुए कुछ एडवांटेजेस। तो अगर किसी दिन आपसे अगर पाइथन पे अगर कोई अगर निबंध लिखने के लिए कह दे, तो इसमें से 2-5 चीजें तो मुझे लगता है कि आपको याद रह ही जाएंगी। फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है। वेस्ट फुड बुक पाइथन से ठीक है। फाइन। चलो देखो, तो if you are very new to this all these things और आप सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए ही जा रहे हैं सबसे पहले, तो जस्ट गूगल इट आउट, सीधे लिखो डाउनलोड पाइथन। पहली वेबसाइट यूजुअली जो ओपन होती है दैट इज python.org, which is the official website of Python। ठीक है। वहां आपको जाना है, वहां जाने के बाद में डाउनलोड्स वाले सेक्शन पे जाइए। डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर जिस भी प्रकार की मशीन आप यूज कर रहे हो उसका सिलेक्शन कर लो। आई एम हैविंग विंडोज बेस्ड मशीन, मैं विंडोज पे जाता हूँ। ठीक है। इसके बाद में देयर आर मेनी रिलीजेस एसोसिएटेड टू इट, बहुत सारे रिलीजेस हैं जो आपकी मशीन के साथ में सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, उसका चुनाव करते हुए उसकी आपको सेटअप फाइल डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है। आई होप आपने इंस्टॉलेशन वगैरह पहले सॉफ्टवेयर से किए ही होंगे, तो वो काम हमें आपको करना पड़ेगा। नहीं भी किया तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा, आपको उस लैपटॉप पे तो हो गया। ठीक है। खैर, अगर मान लीजिए कि अगर लेटेस्ट वर्जन आपको चाहिए तो सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज, सीधे क्लिक किया, एक सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उस पर क्लिक करो, वो एक एक्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उसकी ऑटो प्रोसेस है, सिर्फ उसको फॉलो करते हुए चलो, आपके सिस्टम को पाइथन उसके बाद में इंस्टॉल हो जाए।
फाइन, वेरी इजी टू, मतलब दिस आर वेरी इजी स्टेप्स, इनको सिर्फ फॉलो करना है एज इट इज। आपका पाइथन एक बार अगर इंस्टॉल हो जाता है यूजिंग दिस वे, तो यू कैन चेक इट वेदर इट गॉट इंस्टॉल्ड और नॉट। सबसे आसान तरीका कि आप जो है आपके सिस्टम पे डॉस प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। डॉस प्रॉम्प्ट समझते हो? डॉस समझते हो? डॉस सुना है? मैं क्वेश्चन नीचे लेते जा रहा हूँ। डॉस स्टैंड्स फॉर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मैं विंडोज बेस्ड मशीन पे हूं तो सिर्फ मुझे एक वहां पे रन पे क्लिक करो, रन पे जाके लिखो सीएमडी। जैसे सीएमडी करोगे तो ये खुला ना कमांड प्रॉम्प्ट, बस इस पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट कभी देखी ना विंडो, या देखी नहीं देखी? नेवर एवर। या तो हाँ बोलना पड़ेगा या ना बोलना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। तो डॉस प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, रन पे क्लिक किया, रन मतलब कि दिस विंडो साइन, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस वो डिफरेंट देख रहा है, कई बार यहाँ पे क्लिक करते हैं तो रन लिखा हुआ आ जाता है, वहां पे जाइए सीएमडी लिखिए, तो दैट सीएमडी विल ओपन द डॉस प्रॉम्प्ट, ठीक है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही वहां पर गए दिस विंडो विल ओपन। ये आपका दरअसल जो है ना, जो पीछे आप ड्राइव पे देखते हो ना, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखता है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, आई एम एट सम फोल्डर सी ड्राइव स्लैश यूजर्स स्लैश समथिंग, फाइन। तो अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि डॉस प्रॉम्प्ट पे आके अगर मैं लिखता हूँ व्हाट पाइथन, तो एक बार अगर एंटर प्रेस कर दूं, ठीक है, इफ समथिंग हैपेंड, if something happened and this kind of what should I call it, this kind of notations or the symbols if you are getting right, तो then इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, फाइन। अगर ये इस तरह से, ये जो आपके पास साइंस आए ना, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, इस तरह का साइन अगर नहीं आता तो यहाँ पर ये भी मना कर देता, ये बोलता था कि द कमांड दैट यू एंटर्ड इज नॉट रिकॉग्नाइजेबल। कौन सा कमांड? पाइथन, फाइन। तो अगर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ प्रॉपर तो ये नहीं आएगा फर्स्ट, फाइन। इंस्टॉलेशन हो गया तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो यू नीड टू इंस्टॉल द पाइथन फर्स्ट, उसके बाद में यू हैव टू कम, ठीक है। अभी मैं जहां आ गया अंदर, इसको बोला जाता है पाइथन शेल मोड। शेल मोड बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको हम लोग स्क्रिप्ट मोड बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। डिफरेंट नेम्स आर देयर फॉर दिस। एंड इस पाइथन शेल में आके हम लोग कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा पाइथन का पहला इंटरफेस है, मतलब हमारी जर्नी का। जैसे कि पाइथन मेरे लिए अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखूं ओके पाइथन टेल मी व्हाट इज 10 + 20, तो इट विल टेल मी दैट 10 + 20 इज व्हाट 30, फाइन। ये पाइथन कर रहा है। अगर मैं यहाँ नहीं होता, सपोज अगर मैंने लिखा एग्जिट में बाहर आ गया, तो मैं फिर से कहा हूँ अब डॉस में। अब डॉस में अगर मैं लिख दूं ओके डॉस टेल मी व्हाट इज 10 + 20, तो इट विल नॉट वर्क फॉर अस, क्योंकि उसको ये करते नहीं है 10 + 20, फाइन। तो वो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो पाइथन कर रहा था, फाइन। So, going inside Python mode, shell mode, and doing the operations, 10 + 20 or 20 - 10 or 20 × 2 or 20 divided by 2, right? So these are different arithmetic operators that are available. ये 3-4 प्रकार के arithmetic operators जो है वो यहाँ पर यूज किए, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं 10 and then double asterisk 2, फाइन। तो 10 double asterisk 2 का मतलब होता है 10 to the power 2, 10 to the power 2, 10 square. What is the value of 10 square? 100. It will return 100, fine. If I write suppose 123 and then double slash and then उसके बाद में 10, फाइन। सिंगल स्लैश लिखा था तो व्हाट सिंगल स्लैश बाय द वे? डिवाइड। तो अगर मैं 123 को 10 से डिवाइड करूं तो इट विल रिटर्न 12.3, राइट। एंड दैट वाज क्वाइट एक्सेप्टेबल कि यहां पे 12.3 आना ही था। पर अगर मान लीजिए कि मैं 123 डबल स्लैश 10 अगर लिखूं तो इट विल रिटर्न 12। अब 12 का मतलब ये होता है 123 को 10 से डिवाइड करने के बाद में क्वोशिएंट क्या है? बचपन पढ़ा क्लास 3 क्लास 4, जब हम डिवीजन करते हैं तो क्वोशिएंट भी आता है और रिमाइंडर भी आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 123 को 10 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट पार्ट इज 12, so that's why it is returning 12, right? What is the remainder when I divide 123 by 10?
3, क्योंकि 123 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट इज 12, रिमाइंडर इज 3, 3 बचता है रिमाइंडर में। तो व्हाट आई हैव टू डू इफ आई नीड रिमाइंडर फ्रॉम इट, तो 123 साइन ऑफ परसेंटेज देन 10, अगर हम ऐसा करते हैं तो इट विल रिटर्न 3, which indicates that it is returning now remainder, ठीक है। तो नॉर्मल डिवीजन तो है ही, जो फ्लोटिंग वैल्यू है हमें देगा डेसिमल्स में, लेकिन उसके अलावा अगर केवल क्वोशिएंट चाहिए, केवल रिमाइंडर चाहिए, तो दिस आर दी ऑपरेटर्स दैट वर्क्स फॉर अस, ठीक है। ये ऑपरेटर्स जो है उसके बाद उस तरीके से हमारे पास काम करें, ठीक है। तो ऑपरेटर्स और भी हैं, समय के साथ में हम उनको अपडेट करते हुए चलेंगे, पर हाँ ये समझ में आ रहा है कि शेल मोड में पाइथन को मैं जब कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो वो मेरे इंस्ट्रक्शन सुन मान रहा है। अभी भी हमने प्रोग्राम नहीं लिखे, अभी हम प्रोग्राम तक पहुंचे ही नहीं, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ओके पाइथन मोड ये है, ये शेल दिख रहा है, इस शेल में मैं कोई ऑपरेशन दे रहा हूं तो पाइथन इज परफॉर्मिंग दैट ऑपरेशन फॉर मी, राइट। दिस आर दी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। पाइथन जो है वो और भी प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पर 123 इज ग्रेटर देन 120, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस स्टेटमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, 123 20 से 120 से बड़ा है, ऐसा मैं लिख रहा हूं, फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो इट रिटर्न ट्रू। तो ट्रीटेड एज अ कंडीशन, उसने ऐसे कंडीशनल चेक की तरह ट्रीट किया, और कंडीशनल चेक को बूलियन चेक कहा जाता है प्रोग्रामिंग में, बूलियन स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस वाज अ बूलियन स्टेटमेंट जिसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इसने चेक किया, इसने कहा कि हाँ इसकी वैल्यू तो ट्रू है, दैट्स व्हाई इट रिटर्न ट्रू। लेकिन यही अगर कंट्रास्ट में लिख देता 123 इज लेस देन 120, तो इट विल रिटर्न फॉल्स देन। तो इट इज दैट इंटेलिजेंट कि आपकी दी हुई इस तरह की कंडीशंस को भी समझता है, और समझने के बाद में ट्रू और फॉल्स में ये वैल्यूज रिटर्न करता है। अच्छा इनको ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि आप जब आगे चल के प्रोग्राम्स बनाएंगे तो प्रोग्राम्स में यही सारी बेसिक चीजें जो है ना, ये बेसिक कंपोनेंट्स रहेंगे वहां पे। तो अगर मान लीजिए कि मुझे कोई 25 लाइन का प्रोग्राम बनाना है, तो उसमें दिस आर गोइंग टू बी द स्मॉल कंपोनेंट्स जिनको मैं आपस में पैच करके ही प्रोग्राम बनाऊंगा, फाइन। तो छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए ताकि आगे चल के हम लोग बड़ा काम करें इनको क्लब करके आपस में, फाइन। तो दिस आर द कंडीशनल चेक्स व्हिच आर गेटिंग परफॉर्म्ड इस वक्त, यहाँ भी वो चीज जो है वो बढ़िया चल रही है। अब थोड़ी देर के बाद में मैंने फिर एक अजीब स्टेटमेंट लिखा, वो स्टेटमेंट मैंने लिखा x equals to 10 and nothing happened after writing that, x equals to 10, I press enter and nothing happened। फिर मैंने लिखा थोड़ी देर बाद y equals to 20 और y equals to say 5 and I press enter again, still यहाँ कुछ आया नहीं, फाइन। तो what we have done here, हमने किया क्या है, हमने दरअसल यहाँ पर दो कंटेनर्स बनाए। कंटेनर्स, व्हाट डू वी मीन बाय कंटेनर्स? कंटेनर्स आर समथिंग दैट आर हैविंग द होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। कंटेनर्स वो हैं जिनके पास में इंफॉर्मेशन को संभाल के रखने की काबिलियत है, ठीक है। तो दिस आर टू कंटेनर्स, देयर नेम्स आर x and y, their names are x and y, right। अगर मान लीजिए कि मैं किसी भी सडन पॉइंट पे, जैसे यहाँ x और y नाम से दो कंटेनर्स बनाना, उसके साथ में 10 और 5 को एसोसिएट करना, मतलब मैंने दो बॉक्सेस बना दिए हैं। पहले बॉक्स का नाम x है, उसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर्ड है, राइट। दूसरे बॉक्स का नाम y है, उसके अंदर वैल्यू 5 स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैं इनको भूल कर कुछ और ऑपरेशंस के पीछे लग गया, और मैंने कहा कि ओके लेट मी फाइंड 12 into 2 so it becomes 24, okay let me check what is 1 2 3 3 4 into 1 2 3, so it has given me some result। और थोड़ी देर के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने दो कंटेनर्स बनाए थे और मुझे उनकी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अरे वो x की वैल्यू क्या है, तो इसने बोला कि आपने x में क्या स्टोर किया था 10, y में क्या स्टोर किया था 5, so I just written the name of container, press enter and it has given me the corresponding value, fine। अब मैं करूंगा क्या इन कंटेनर्स का, I can operate them with each other। अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x into y, तो instead of writing specific numbers I've given the name of the containers, right। अब x में है 10, y में है 5, x into 5 will become 10 into 5 which is 50, right। So it will result in 50। Even I can go for this x to the power 3, so this is 10 to the power 3, so it will return 1000, fine। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि अगर मुझे आगे चल के कुछ समय के बाद एक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को फिर से यूज करना है,
तो आई हैव टू कीप देम समवेयर इन सम कंटेनर्स। समझो बात, अगर एक स्टेटमेंट में लिख दिया 10 into 5 और उसने रिजल्ट 50 प्रिंट कर दिया, तो उसका अगले स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो वन टाइमर था, एक बार का ऑपरेशन। पर अगर आपको लगता है कि एक इंफॉर्मेशन को आपको कहीं स्टोर करना है और 5 मिनट के बाद आपको वापस उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, राइट, तो आपको उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं संभाल के रखना पड़ेगा। अगर उनको संभाल के रखना है तो फिर ऐसे कंटेनर्स बनाने पड़ेंगे। और हम अगर प्रोग्रामर के टर्म में बात करें, प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो दिस आर नॉट कॉल्ड कंटेनर्स। कंटेनर्स तो हमारी समझ के लिए था, दिस आर कॉल्ड वेरिएबल्स, इन्हें कहा जाता है वेरिएबल्स। तो एक प्रोग्राम में जो हम बनाएंगे आगे चल के, उसमें अगर कोई अगर हमसे पूछे और अगर मुझे समझना हो कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, तो वेरिएबल्स मतलब कि दे आर द बॉक्सेस व्हिच होल्ड्स द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये ऐसे बॉक्सेस हैं, ऐसे कंटेनर्स हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होल्ड की जा सकती है। व्हाट इज द नीड ऑफ होल्डिंग इंफॉर्मेशन व्हेन एवरीथिंग इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड इंस्टेंटली? ऐसा जरूरी नहीं है ना, हो सकता है कि मेरे पास अभी 10:01 पे कोई इंफॉर्मेशन आई है और 10:10 में मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो उसके ऊपर, तो 9 मिनट तक मैं रोक के तो नहीं रख सकता उस चीज को। तो 9 मिनट के लिए मैं उस इंफॉर्मेशन को कहीं स्टोर करके रख दूंगा और जब जरूरत पड़ेगी तब उसको उसके नाम से बुला लूंगा कि आजा भाई तेरा नंबर लग गया है। फाइन। So you can store the information inside variables in your programs so that you can use it later on at any point of time. जहां भी आपको जरूरत पड़े तब आप उस इंफॉर्मेशन को आगे चल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन एडवांटेज ऑफ हैविंग वेरिएबल्स एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी नीड वेरिएबल्स। बिना वेरिएबल्स के प्रोग्राम नहीं बन सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा के रखना पड़ता है। आप सोचो, आपने एक जो है इंक्वायरी फॉर्म भरा कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे, उसने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने नेम फीड कर दिया, ठीक है, उस नेम के साथ में वो आगे बढ़ा, उसने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म किए और अगले वाले डिस्प्ले पे उसने बोला हेलो सो एंड सो, आपका जो डिजायर्ड आउटपुट था वो ये है। तो वो हेलो सो एंड सो में जो आपका नाम आया है, वो नाम वो वहां तक लेकर कैसे गया? वो नाम वहां तक वो ऐसे लेके गया कि उसने उस इंफॉर्मेशन को जो आपने दी थी उस सॉफ्टवेयर को, पहले उसने उसे कहीं पर स्टोर किया ये वेरिएबल, और बाद में उसने जब उस इंफॉर्मेशन को उसे डिस्प्ले करवाने की जरूरत पड़ी थी, उसने उसी वेरिएबल को एक्सेस कर लिया कि चलो ठीक है यार, अब इस व्यक्ति के नाम को डिस्प्ले करने की जरूरत पड़ रही है तो लेट अस एक्सेस दैट वेरिएबल, वो नाम को प्रिंट करवा दो। फाइन। तो व्हेनेवर यू need to have data stored into your programs so that you can use it later on during the different patches of program, you have to have variables in your programs. Variables चाहिए ही पड़ेंगे। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन तो कई प्रकार की हो सकती है बेटा, इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिक ही हो या इंटीजर ही। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मैंने बोला z बराबर 12.2, तो ये भी बराबर एक्सेप्टेड है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इंटीजर, इट इज फ्लोटिंग इंफॉर्मेशन। इसे फ्लोट कहा जाता है हमारे टर्म में, FLOAT, फ्लोट, राइट। इसके पहले क्या था? इंटीजर्स, राइट। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके पास में सपोज एक वेरिएबल है जिसका नाम n है और उसके अंदर मान लीजिए कि मैंने इस तरह से एक स्ट्रिंग दे दी। अब whenever I'm giving a string text that I have to give in apostrophes, ठीक है, apostrophes के अंदर मैंने कुछ दिया, that is also acceptable, fine. So now n is a string, ठीक है, n is a string which contains this name. मैं कहीं भी आगे चलते प्रोग्राम में अगर n को एक्सेस करता हूं तो n के अंदर ये वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा आप मान लीजिए कि आपने सपोज कुछ ऐसा लिखा, टाइप ऑफ x, ध्यान देना ये हमारे पूरे जर्नी का पाइथन का पहला फंक्शन जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब प्री डिफाइंड फंक्शन जो हमने नहीं बनाया है, किसी ने बना रखा है, उस फंक्शन का नाम क्या है? टाइप, ठीक है। तो टाइप इज अ फंक्शन दैट वी आर यूजिंग हियर, इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, बट इट इज ऑलरेडी अवेलेबल है ना इन द पाइथन पैकेज, वो हम सीधे यूज कर रहे हैं। अब इस बिल्ट इन फंक्शन का काम क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो टाइप लिखा, ब्रैकेट्स लगाए और उसके अंदर मैंने एक ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल का नाम लिख दिया, ठीक है। मेरे पास कई वेरिएबल्स थे x y z n जो मैंने बनाया है, तो जब मैंने लिखा टाइप ओवर x और मैंने प्रेस किया एंटर, लुक व्हाट वी आर गेटिंग। अभी आपकी मैच्योरिटी पे आप इसको इतना समझो, इट विल रिटर्न द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाट दैट वेरिएबल इज होल्डिंग, ठीक है। आगे चल के फिर हम इसको ऐसा नहीं पुकारेंगे, आगे चल के हम बोलेंगे x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इंटीजर, बट दैट मैच्योरिटी नीड्स टू कम, वो समय के साथ में आएगी। फाइन।
अभी तो हमें बस इतना समझना है कि x चूंकि एक इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है, तो इसीलिए मुझे वो चीज पता चल रही इसके जरिए कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन x इज हैविंग, राइट। वैसे ही अगर मैं सपोज कंट्रास्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ z, it will return this. Z contains what kind of value? Float value. Type of n, it will return str, which stands for string. ठीक है, n contains string kind of value. तो किसी भी एक वेरिएबल के अंदर किस प्रकार की वैल्यू कंटेन्ड है, that you can verify and check using this function type. उसको टाइप के जरिए जो है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्टेबल हो? Okay. There is one more function now, a predefined one of course. This function का नाम है print, ठीक है। And as the name is saying, print will print something. Print जो है वो कुछ ना कुछ print करने के लिए बना है. It is used for displaying something on the terminal. ये screen पे कुछ ना कुछ display करने के लिए डिजाइन है. Fine. अगर print के साथ में मान लीजिए कि मैंने एक static string लिखी, this is going to print something. Fine. I enclosed it within an apostrophe within the function. ठीक है, function के अंदर एक apostrophe के अंदर ये पूरा string मैंने कोड किया है, फाइन। और फिर मैं यहाँ अगर मैं एंटर प्रेस कर दूं तो print is going to print the same thing on the terminal. उस नीचे लिखा हुआ आ गया है, this is going to print something. तो आपने कुछ नहीं किया था, आपने इस फंक्शन को बोला था कि यार एक काम करो, ये स्ट्रिंग जो है इसको as it is on screen क्या कर दो, प्रिंट कर दो, फाइन। तो अभी है ना, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या एडवांटेज है कि आप जो है यहाँ लिख रहे हो नीचे प्रिंट करवा रहे हो, बट देन इट विल प्ले इट्स रोल व्हेन यू विल यूज इट। जब आप उसको प्रोग्राम से अंदर यूज करोगे तो आपको उसका सिग्निफिकेंस जो है और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एंड वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम द प्रोग्राम। मैं अब सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ तक आपका कंफर्ट अगर मैच हो गया है तो हम अब चलते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। हमारा पहला कोड अब बना के देख ही लेते हैं कि आखिर प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्राम बनता कैसे है, प्रोग्राम चलता कैसे, छोटा मोटा चीज करेंगे, ठीक है। बाय द वे, प्रिंट के साथ में अगर आप किसी वेरिएबल का नाम दे दें तो इट विल प्रिंट इट्स वैल्यू व्हाटएवर इज स्टोर्ड इनसाइड, राइट। तो मैंने जैसे लिखा प्रिंट एन तो इट विल प्रिंट आकाश, दिस वाज स्टोर्ड इनसाइड एंड दैट्स व्हाई, फाइन। दोनों प्रिंट्स को अगर आप एक साथ अगर कंपेयर करें सामने देख के तो you'll observe that कि when I tried printing value of n, मैंने apostrophe नहीं लिया है, ठीक है। अगर आपने apostrophe नहीं लिया ना तो that will not be treated as variable, it will be treated as a string, फिर वो n print कर, fine। तो just compare it with this print n, so it will not print value of n, it will print n। तो अगर मुझे कोई static string print करवाना है तो apostrophe के अंदर, अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना है तो विदाउट apostrophes, फाइन। तो उस केस में जो है वो आपको उस वेरिएबल की वैल्यू देगा, ठीक है। इनफैक्ट आई कैन गो फॉर दिस एज वेल, print x, y, z, n, ठीक है। These are four variables that we have declared, x, y, z and n, and they are having different values stored inside them. एक साथ मैंने दिया, look that all values एक साथ। तो अगर आप मल्टीपल वैल्यूज एक साथ भी प्रिंट करना चाहते हैं तो ठीक है, कॉमा सेपरेशन के साथ में सारे वेरिएबल्स के नाम लिख दो, सारे प्रिंट हो जाएंगे, सबकी वैल्यूज आ गई। तो x की वैल्यूज 10, y की वैल्यूज 5, z की वैल्यूज 12.2, while n is आकाश। All values were printed using a single print command, ठीक है। सिंगल प्रिंट के साथ सब कुछ प्रिंट हो गया, राइट। Then comes one more thing before writing a program. It is actually called lifetime of the variables. एक वेरिएबल का जीवन काल, वेरिएबल कब तक जिंदा रहता है, तब तक उसके पास में वैल्यूज अवेलेबल होगी, फाइन। लेट्स डू वन थिंग, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने लिखा exit, exit is also function by the way, ठीक है। exit is used for quitting out of the python मोड से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने exit लिखा, ये ब्रैकेट्स लगाए, ओपनिंग क्लोजिंग, एंटर प्रेस किया, लुक एट दैट, मैं पाइथन से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैं अटेम्प्टेड पाइथन फंक्शंस, फाइन। मैंने लिखा ओके टेल मी व्हाट इज टाइप ऑफ x, राइट।
the system cannot find the file specified, so let me see, it does not recognizes this command type. Fine, क्योंकि ये तो Python कमांड है, आपको DOS पे आ चुके, अब वो कमांड यहाँ पर नहीं चलेगी. Fine, even if I go for print ABC in apostrophe, it is not going to print something, क्योंकि again print is a Python thing, you are not going to use, आप इसको यूज नहीं कर पाओगे DOS. Fine, फिर मैंने सोचा okay, let's go back to Python mode. Fine, and once I came to Python mode, I again tried printing value of x plus y, 10 plus 5, 15. पर जैसे मैंने इसे ट्राई किया तो इसने ठीक उसके बाद कहा this name x is not defined, even y or z or n, they are now not available, they got vanished. खत्म हो गए. अब खत्म हो गए का मतलब ये है कि अब वो उपलब्ध नहीं है, अब आप उनको किसी भी तरीके से रिकवर नहीं कर सकते. तो जो जीवन काल की बात हुई थी कि एक वेरिएबल की जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, जब तक आपका वो पाइथन का सेशन चल रहा है तब तक वो वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल हैं. वंस यू टर्मिनेटेड दैट सेशन, एक बार सेशन बंद किया, वेरिएबल्स गए. फाइन, ये वेरिएबल्स थे कहाँ, जरूर कहीं ना कहीं स्टोर तो हुए थे. तो इससे फिर एक और टर्मिनोलॉजी जो है वो पिक्चर में आ जाती है जिसे कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी के पहले फिर एक शब्द आ जाता है कि मेमोरी. व्हाट डू वी मीन बाय मेमोरी? मेमोरी इज सम एंटिटी जहां पर सिस्टम, हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. ठीक है, अब मेमोरी में हम यूजुअली दो वर्ड्स यूज करते हैं, दो टाइप्स यूज करते हैं. एक को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी, एक को कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी. फाइन, आपने वर्ड सुने हो, रैम सुना है? अब हमारे तो आजकल हम जब सिस्टम लैपटॉप छोड़ो, हम तो मोबाइल्स भी खरीदते हैं तो उसमें भी सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रैम होनी चाहिए. तो रैम जो आप वर्ड यूज करते हो, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट? और इसके इस रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसको वैसे टेक्निकली टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है. टेम्पररी मेमोरी. फाइन, तो अभी आपके जितने वेरिएबल्स होते हैं ना जो आप पाइथन के प्रोग्राम्स में, सेशंस में डिक्लेयर करते हो, यूज करते हो, ये आपके लोकल मशीन की रैम पे जाके स्टोर होते हैं. रैम. फाइन, अब रैम में स्टोर हो रहे हैं और रैम चूंकि टेम्पररी मेमोरी है तो जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा तो टेम्पररी मेमोरी में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे तो रिवोक हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे. फाइन, रैम का काम ही यही होता है कि जब तक प्रोग्राम चल रहा है, जब तक सेशन चल रहा है, तब तक उन वेरिएबल्स को जगह दो. जहां प्रोग्राम सेशन बंद हुआ तो फिर वो जगह रिलीज हो जाए, फ्री हो जाए. फाइन, पर अगर मान लो मुझे ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी हो तो कि मैं जब अगली बार भी आऊं तो मुझे ये वापस से मिले, तो उस केस में फिर रैम इज नॉट द सॉल्यूशन. फिर आपको आपको उनको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा. वो सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क. ठीक है, तो हार्ड डिस्क में जो भी सेव करता हूँ वो स्टोर रहता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसमें जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी सॉन्ग्स हैं, जितनी भी मूवीज हैं, ये सब अदर फाइल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू मी, वो सब मैं हार्ड ड्राइव पे जब स्टोर करता हूँ, सिस्टम शट डाउन भी कर दूं तो कल आके वापस भी सिस्टम चलाऊंगा तो वो फाइल्स अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि वो रैम में स्टोर नहीं, वो हार्ड ड्राइव में स्टोर. फाइन, तो रैम इज प्राइमरी व्हिच इज टेम्पररी, हार्ड ड्राइव्स आर सेकेंडरी व्हिच आर परमानेंट. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं. तो आपके प्रोग्राम के साथ में जितने वेरिएबल्स जुड़े हुए होंगे वो सारे प्राइमरी मेमोरी में, रैम में जाएंगे और वहां तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका प्रोग्राम स्पेक पे है या जब तक सेशन चले. एक बार प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ या सेशन खत्म हुआ पाइथन का तो वो वेरिएबल्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे, उनकी मेमोरी जो है वो रिलीज हो जाएगी. गॉट इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर. I need to create a program which displays three statements. मैं बहुत ही बेसिक रखा हूं उसको. मुझे 3 लाइन डिस्प्ले करवानी है एक के बाद, कुछ भी नहीं करना, 3 लाइन डिस्प्ले करवानी है. दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, दिस इज लाइन नंबर 3. फाइन, अब समस्या ये है कि मैं यहां पर वो काम कैसे करूं. यहां पे मैं क्या कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा बेटा, प्रिंट दिस इज
line number 1 है ना. I can do this. जैसे मैं काम करता हूँ, इस प्रिंट को चलाता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो I'll get this result. ठीक है. फिर अगर मान लीजिए कि मैं इसे रिपीट कर दूं तो दिस इज लाइन नंबर 2, फिर रिपीट करूं तो दिस इज लाइन नंबर 3. पर मैं सोच रहा हूं कि ये तीनों लाइंस बैक टू बैक एक साथ प्रिंट हो जाए, एक साथ. अभी हमने क्या किया, 3 बार प्रिंट दिए और मैं चाह रहा हूं कि वन शॉट में दिस 3 लाइंस कम्स ऑन डिस्प्ले. दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2, दिस इज लाइन नंबर 3. तो पहले तो आप इस चीज का अंदाजा लगाओ कि आपको इस बार एक प्रिंट नहीं, कितने प्रिंट चाहिए, 3 प्रिंट चाहिए. ठीक है. मैं यहाँ पर 3 प्रिंट एक साथ दूं कैसे. एक प्रिंट अगर दूंगा तो उसके बाद एक बार तो एंटर प्रेस करूंगा, एक बार एंटर प्रेस करूंगा तो वो प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूं ऐसी परिस्थिति में. तो व्हेन यू नीड टू राइट, अब आपको मैं ना धीरे धीरे ग्रेजुअली उस तरफ ला रहा हूँ जहां पर आप ये समझोगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम. फाइन. अब एक साथ अगर तीनों लाइन एग्जीक्यूट करवानी है, मतलब एक साथ 3 प्रिंट एग्जीक्यूट करने हैं, जो मैं यहां नहीं कर पा रहा हूं. फाइन. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई यू नीड टू राइट अ प्रोग्राम. You need to write a program when you need to execute a bunch of code in one shot. A bunch of code, not a single statement. ठीक है. जब आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक साथ एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. और हम प्रोग्राम की डेफिनेशन यही देख के आए थे पीछे, इट इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. ठीक है. तो अब मुझे 3 प्रिंट एक साथ चलाने हैं, तो फिर वो यहाँ नहीं होगा शेयर मोड. उसके लिए मुझे फिर कहीं उनको एक साथ लिखना पड़ेगा और उस प्रोग्राम को एक साथ जब एग्जीक्यूट करूंगा तब वो 3 प्रिंट एक साथ मेरे लिए चलाए. ठीक है. तो लेट्स डू वन थिंग नाउ. मैंने प्रोग्राम लिखने के लिए सोचा कि एक एडिटर तलाशा जाए. जब आप प्रोग्राम लिखने की बात करते हो, लिखना चाहता हूं तो कहीं तो लिखूंगा. तो कहीं तो लिखूंगा में क्या होता है कि एडिटर होते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के. तो हम यूजुअली वैसे जो यूज करेंगे वो VS कोड है लॉन्ग रन में. VS कोड इज अ एडिटर दैट वी आर गोइंग टू यूज. बट आज की जर्नी VS कोड से शुरू नहीं होगी. आज की जर्नी में मैंने कहा कि यार तुम्हारे सभी के सिस्टम में एक बेसिक एडिटर तो सबके पास उपलब्ध है, एंड दैट इज नोटपैड. हम तो नोटपैड पे प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन में. ठीक है. तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, इट इज ऑल्सो एडिटर. फाइन. और नोटपैड पे मैंने लिखना शुरू कर दिया, प्रिंट एंड देन दैट लाइन, दिस इज line number 1, right? Then I repeated it. This is line number 2 and this is line number 3. Fine. So these are 3 statements that I've written here, and then I'm going to save this file. इस फाइल को मैं सेव करना चाह रहा हूँ और सेव करते हुए मैंने इसे नाम दिया PGM 001. फाइन. और साथ ही साथ मैंने एक काम और किया, PGM 001 के साथ में एक बात का ध्यान रखना, आई डोंट वांट टू सेव इट विद एक्सटेंशन .txt. आपको ये पता है ना कि नोटपैड जब भी आप कोई विंडोज पे कोई फाइल बनाते हैं तो वो फाइल का एक एक्सटेंशन होता है. 3 कैरेक्टर्स. डॉट के बाद में जो 3 कैरेक्टर्स लिखे हैं वो ये बताते हैं कि ये फाइल किस सर्वर की. अगर आपके पास कोई फाइल है, फाइल 1 इसका नाम है, तो फाइल 1.txt मतलब कि वो टेक्स्ट फाइल है. फाइल 1.doc और docx मतलब कि वो MS वर्ड में बनी हुई है. फाइल 1.jpeg png मतलब कि वो इमेजेस है. फाइल 1.mp3 मतलब कि वो साउंड फाइल है. फाइल 1.mp4 मतलब कि वो वीडियो फाइल है. एंड सिमिलर ppt pptx तो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है. तो इस तरीके से आपके पास जिस तरह की इंफॉर्मेशन है उस प्रकार का एक्सटेंशन है. अगर मान लीजिए कि आपको पाइथन का प्रोग्राम या पाइथन की स्क्रिप्ट अगर लिखनी है तो .txt से स्टोर नहीं करने का, उसको स्टोर करना है विद .py. ठीक है. तो मुझे एक बात का ख्याल रखना है, प्रोग्राम में नोटपैड पे बना रहा हूं लेकिन आई विल स्टोर दिस फाइल विद एक्सटेंशन व्हाट, py. तो pgm001.py मतलब कि आई एम टेलिंग द सिस्टम दैट दिस इज नॉट अ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, दिस इज अ पाइथन प्रोग्राम. ठीक है. तो I saved it somewhere on the drive. It got saved with these 3 statements, and then I have to execute it.
एग्जीक्यूशन के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द पाइथन प्रोग्राम्स एंड दैट वे इज दिस। ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दिखाया था, उस प्रेजेंटेशन में कमांड लिखा हुआ है, वो कमांड जो है वो यूज होता है पाइथन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। व्हाट इज दैट कमांड? EXEC, राइट? EXEC स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको हाल फिलहाल यही वाला स्टेट लेके चलना है। करना क्या है? एग्जीक्यूट के साथ में ध्यान दो, चलो EXEC ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, इसके बाद में आपने वहां पर दिया ओपन, फाइन, ध्यान दो, ओपन में क्या देना है? आपके प्रोग्राम का नाम जो भी वहां दिया हुआ, ठीक है। आपके प्रोग्राम का नाम क्या था जो भी आपने सेव किया था वहां पे? pgm001.py. Now, of course, I need to give it in apostrophe. Yes, an apostrophe. So I have given it in apostrophe. अच्छा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सिंगल अपॉस्ट्रोफ डबल अपॉस्ट्रोफ दोनों काम करते हैं। तो मैं अगर कहीं फ्लिप करके दोनों यूज कर रहा हूं तो उसमें कंफ्यूज नहीं है, दोनों चीजें चल जाती है, ठीक है। देन आई क्लोज इट, डॉट, देन रीड मोड. This will be the format that I have to use, that you will also use for a program or two. आगे चल के इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज जरूरत नहीं, ठीक है। आगे चल के हम लोग जब एडवांस एडिटर्स में जाएंगे तो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ये सब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधे सीधे एग्जीक्यूशन होता है। फाइन, so EXEC open pgm001.py.read, that's it. This is one Python thing that I've written. I'm going to press enter here. रिजल्ट देखो, है ना? जैसे ही I press enter, I've got the result. This is line number 1, this is line number 2, this is line number 3. So what happened here? 3 prints एक साथ, एक स्टेटमेंट के साथ, they got executed. Fine. So I have written a set of instruction and then that set of instruction got executed with one command. ठीक है, और इसी को हमने कहा this was actually nothing but a Python program. ये एक Python प्रोग्राम था। प्रोग्राम इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक साथ एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ी। फाइन, so this was a Python code that we executed and it contains 3 prints and that got executed here. फाइन, इसको अपडेट कर लेते हैं। अब अपडेट कैसे करेंगे? यहाँ पर उस वाले प्रोग्राम में जो हमारे पास है, उस प्रोग्राम में अब मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, इसमें वेरिएबल्स इंक्लूड करने वाला हूँ। फाइन, वेरिएबल्स तो आप पढ़ चुके हो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ एक काम किया, मैंने पहले स्टेटमेंट पे अब लिखा x equals to 10. फाइन, जो भी आप पीछे पाइथन पे लिखे थे ना इंटरप्रेटर में, वहां पे जो हमने लिखा था हमारे शेल कोड में, जितनी भी चीजें आप लिख चुके हो वहां पर, जो सीख चुके हो, वो सब कुछ आप प्रोग्राम में लिख सकते हो। फाइन, तो x equals to 10, y equals to 5, राइट। और फिर मैंने लिखा ओके, लेट्स डू वन थिंग, let's calculate their sum. So z is equals to x plus y, right? What will happen with this statement? Z की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जो कैलकुलेट होगी क्या आएगी? 15, 10 plus 5, and then I thought of printing the result, ठीक है। और मैंने प्रिंटिंग में यहाँ पर दिया z, ठीक है। I saved this code, इसे मैंने सेव कर दिया। मैं फिर वहां आया और मैंने फिर से इसे एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचा। बाय द वे pgm001 गॉट अपडेटेड, क्योंकि मैंने उसी फाइल को वहां पर अपडेट करके सेव कर दिया है। इस बार इसे एग्जीक्यूट करूंगा और द सेम नेम, तो अपडेटेड फंक्शनलिटी आएगी। ये बेसिक्स है। इसे एग्जीक्यूट किया, फिर प्रिंटेड 15, क्योंकि आपने सेट किया था x बराबर 10, y बराबर 5, z बराबर 10 प्लस 5, 10 धन 5, 10 प्लस 5 15, एंड इट प्रिंटेड 15। फाइन। अच्छा, क्या होता अगर मैं यहाँ पे z को अगर अपॉस्ट्रोफ के अंदर दे देता तो that print होता 15 को होता, ठीक है। तो that thing is there, वो ऐसे कैसे चलेंगे कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बड़ा कोई कमाल नहीं हुआ है, ठीक है। 15 प्रिंट कर दिया, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको थोड़ा कस्टमाइज कर दूं, मेरे प्रिंट को जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है उसको आई वांट टू डिस्प्ले इन मोर अंडरस्टैंडेबल वे। फाइन, तो आई वेंट फॉर दिस। देखना, sum of two numbers is, what should I write after this? Can I write it this way? Sum of, where is my information stored? The summation in Z, right? I want to print the static thing as well, and I want to print the variable as well. Fine. So sum of two numbers is Z. अगर मैं ऐसा करके आगे बढ़ता हूं तो इस सिचुएशन में you are not going to get the desired result, क्योंकि Z is also clubbed inside.
Z भी अंदर है एपोस्ट्रोफ में, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज Z, ऐसा डिस्प्ले हो गया। वन सॉल्यूशन फॉर दिस इज कि मैं Z यहाँ प्रिंट ना करूं, ठीक है, और एक काम कर लूं कि एक और प्रिंट लगा लूं और उसमें क्या दे दूं, Z। तो पहला प्रिंट दे देगा सम ऑफ टू नंबर्स इज, और दूसरा प्रिंट दे देगा वैल्यू ऑफ Z which is 15। When I executed this, I got that result. No, should have save किया कि नहीं किया उसको? Then I saved it and I came back here and the result is this. Sum of two numbers is, and in next line I'm getting 15. तो next line का मतलब ये हो जाता है, पहली लाइन में स्टैटिक कंटेंट, दूसरी लाइन में वो वैल्यू, क्योंकि आपने दो प्रिंट दिए हैं तो वो दो लाइन की तरह चाहिए, ठीक है, और मुझे तो एक ही लाइन में रिजल्ट चाहिए, दो लाइन में नहीं चाहिए। तो फिर आ जाता है प्रिंट का एक और फॉर्मेट इसके साथ, उसमें आप एक स्टैटिक कंटेंट को वेरिएबल्स के साथ भी क्लब कर सकते हो। थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था, पहला वेरिएबल कॉमा दूसरा वेरिएबल कॉमा तीसरा वेरिएबल, इसका मतलब ये हो गया अगर मुझे मल्टीपल इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है तो उन्हें कॉमा सेपरेशन के साथ में प्रिंट कर सकते, यहाँ भी मैंने वही किया। हाँ, अंतर बस इतना है कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स की बजाय एक स्टैटिक वैल्यू है कॉमा, ठीक है, कॉमा सेपरेशन करना है, और दूसरा जो है वो क्या है, वेरिएबल, राइट। तो इफ यू नीड टू प्रिंट मल्टीपल इंफॉर्मेशंस देन यू कैन कॉमा सेपरेट देम विद इन प्रिंट, और मल्टीपल वैल्यूज में से एक स्टैटिक भी हो सकती है और दूसरी वेरिएबल हो सकती है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, सम ऑफ टू नंबर्स इज कॉमा Z। इसके साथ अगर मैं जाऊं तो संभवतः मुझे मेरा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो दिख जाएगा। सो सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। This is what I was desiring. Fine. फिर भी ये प्रोग्राम अधूरा है, इसमें मजा नहीं है। एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें और एग्जीक्यूट करके वो ये बोलते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, तो फिर एग्जीक्यूट करने वाले को मिल क्या रहा है इससे? और ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए बना है क्या कि जो हमेशा यही बोलेगा सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15? तो ये किस काम का प्रोग्राम है? समझो बात को, प्रोग्राम का मतलब होता है कि वो एक कोई डिजायर्ड आउटपुट के लिए बना हो। क्या मैंने इसको सिर्फ इसलिए बनाया है क्या हर बार, every time sum of two numbers is 15? What is the reason of doing this? इसके पीछे लॉजिक क्या है? फाइन, sum of which two numbers? Sum of sum of 10 and 5 is 15. Can I do that thing? इस प्रिंट को मैं अपडेट कर सकता हूँ क्या? Sum of x and y is 15. x and y भी यूजर को क्या लेना देना x and y से? Sum of 10 and 5 is 15. ऐसा कर दूं थोड़ा और बेहतर दिखेगा, क्योंकि इस लाइन को पढ़ के ये तो समझ में नहीं आ रहा कि टू नंबर्स मतलब विच टू नंबर्स। फाइन, तो व्हाई नॉट टू इंक्लूड एक्स एंड वाई विद दिस डिस्प्ले? ऐसा कर लें, देखो तो सम ऑफ अ स्पेस अपोस्ट्रोफ कॉमा देन एक्स कॉमा अपोस्ट्रोफ एंड apostrophe comma what, y, then comma apostrophe। चलो इसको देख, एक अजीब स्ट्रक्चर जो है वो यहां आपने डिफाइन कर दिया। ओके, लेट मी शो यू द आउटपुट फर्स्ट। डज इट लुक बेटर? है ना, सम ऑफ 10 and 5 is 15। ये मैं कैसे हासिल कर पाया, कॉन्सेप्ट अभी वही है, याद करो, प्रिंट x, y, z, n। उससे हुआ क्या था, चार अलग अलग वैल्यूज को आप प्रिंट कर पाए थे। आपको करना बस इतना सा था कि उन चार वैल्यूज को आपको कॉमा सेपरेशन के साथ में देना, ठीक है। आप इस पूरे स्टेटमेंट को कुछ हिस्सों में तोड़ दो। पहला हिस्सा आपका ये है सम ऑफ, दूसरा हिस्सा क्या है 10, ठीक है, ये दूसरा हिस्सा। थर्ड कंपोनेंट क्या है एंड, फोर्थ कंपोनेंट क्या है 5, उसके बाद इज, उसके बाद 15, राइट। दिस आर द बेसिक कंपोनेंट्स। एंड अब आ जाओ वापस से स्प्रिंग को देखने, ध्यान देना जिस जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। 1 पहला कंपोनेंट, देन अ कॉमा क्योंकि कॉमा सेपरेशन करना है। फाइन, सेकंड कंपोनेंट वाज वेरिएबल क्योंकि मुझे एक्स को उसकी वैल्यू से रिप्लेस करना है, ठीक है, तो आप रिटर्न वेरिएबल हियर। देन कॉमा आ गया, कॉमा के बाद में थर्ड कंपोनेंट व्हिच इज दिस, और थर्ड कंपोनेंट में अगर ध्यान दोगे तो एंड के पहले मैंने एक स्पेस ली, एंड के बाद भी एक स्पेस ले लिया है क्योंकि स्टेटमेंट में मुझे स्पेस भी चाहिए इन बिटवीन। फाइन,
again comma followed by a variable. Y will be replaced by its value, which is 5, right? And then this is the second last component followed by z. तो ये कॉमा सेपरेशन के साथ में सारे बेसिक कंपोनेंट जब मैंने दिए तो वो मिलकर रन टाइम पे एक स्टेटमेंट बने और उस स्टेटमेंट में x, y और z वो वेरिएबल्स अपनी वैल्यूज से रिप्लेस हो. तो दैट लुक्स लाइक अ सिंगल स्टेटमेंट, और उस सिंगल स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपने प्रिंट का ये स्ट्रक्चर यूज किया है जिसमें आपने कुछ स्टैटिक वैल्यूज दी हैं और कुछ वेरिएबल्स दी हैं. फाइन, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? तो लेट्स डू वन मोर अपडेट टू दिस नाउ. मुझे तो ये प्रोग्राम अब भी अधूरा लगता है क्योंकि एक प्रोग्राम जो हर बार 10 और 5 को ऐड कर रहे हैं वो किस काम. तो लेट्स डू वन थिंग नाउ, थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम व्हिच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर. तुम बताओ कौन से दो नंबर्स को ऐड करना है और हम तुम्हें उसका सम करके देंगे. फाइन, योर कैलकुलेटर डज द सेम थिंग फॉर यू. हाँ, उसमें फंक्शनिंग बहुत सारी है, प्लस भी है, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है. हम उसमें से एक काम अभी करने वाले हैं विच इज प्लस. फाइन, तो यूजर बोलेगा 10 और 5 को ऐड करें तो रिजल्ट बोलेगा 15. यूजर बोलेगा 50 और 50 को ऐड करो तो रिजल्ट बोलेगा 100. तो कुल मिला के आप इस बार प्रोग्राम को 2 वे कम्युनिकेट करवाने वाले हो. अभी तक क्या हो रहा है, सिर्फ प्रोग्राम यूजर की तरफ इंफॉर्मेशन भेज रहा है, प्रोग्राम यूजर की तरफ इंफॉर्मेशन भेज रहा है. अब क्या होगा, यूजर पहले प्रोग्राम को इंफॉर्मेशन देगा दैट व्हाट टू नंबर्स नीड्स टू बी एडेड टू ईच अदर. फिर प्रोग्राम उसको कैलकुलेट करेगा और फिर प्रोग्राम यूजर की तरफ इंफॉर्मेशन भेजेगा कि आपने जो दो नंबर दिए थे उनका समीशन ये. ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी कोड है. फाइन, तो आज हम इस नोट के साथ भी कंप्लीट करेंगे कि नाउ वी आर देयर, वी नो दैट पाइथन ये होता है. पाइथन में एक प्रोग्राम जो 2 वे कम्युनिकेशन कर सकता है वो कैसे बनाया जा सकता है. ठीक है, सो displaying the thing या फिर passing the information from program to user can be done using print that we have learned. ठीक है, प्रोग्राम से यूजर की तरफ इंफॉर्मेशन जाने के लिए प्रिंट का उपयोग होता है. ये तो देख लिया कि प्रिंट में जो भी दोगे वो यूजर तक पहुंचा देगा. ठीक है, यूजर से प्रोग्राम की तरफ इंफॉर्मेशन आए आखिर ये कैसे होगा, प्रिंट से नहीं, क्योंकि प्रिंट इज पासिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड. फाइन, यहां से यहां इसके लिए फिर एक नया फंक्शन और हमें ऐड करना है. वो फंक्शन होता है इनपुट. ध्यान देना, INPUT. Input is the function which is responsible of taking the input from the user. That's it. Fine. Input एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से इनपुट ले सकता है रन टाइम में. ठीक है, तो मैंने लिखा इनपुट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट. इनपुट के अंदर दिया मैंने एक स्टेटमेंट. उस स्टेटमेंट में मैंने लिखा एंटर अ नंबर, व्हाटएवर आई वांट टू प्रिंट. फाइन, क्योंकि देखो सीधे सीधे तो यूजर को पता नहीं चलेगा ना कि मुझे कोई एंट्री देनी है. तो आपके प्रोग्राम को यूजर के सामने एक मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा जो यूजर को ये बताएगा कि ओके इट्स टाइम टू गिव सम इनपुट. फाइन, तो ये वो मैसेज है जो आपने अंदर लिखा. राइट, तो जब आप इनपुट के साथ भी स्ट्रिंग देते हैं तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रिंग ऑन डिस्प्ले आएगी. इट विल आस्क फॉर अ नंबर, यूजर एक नंबर देगा और वो प्रोग्राम के पास आ जाएगा. ठीक है, तो हम एंटर करवा रहे हैं एक नंबर. और अगर मान लीजिए कि आपने यूजर से अगर कोई इनपुट लिया है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अभी वो जितना आज सीखा है उसके आधार पर मुझे जवाब देना. अगर मैंने लाइन नंबर 1 पे कोई अगर मान लीजिए कि इनपुट यूजर से लिया, मान लो यूजर ने उसमें 10 दे दिया, 15 दे दिया. ठीक है, और मैं आगे चल के लाइन नंबर 3 या लाइन नंबर 4 पे समेशन परफॉर्म करने वाला हूं, तो लाइन 1 से लेकर लाइन 4 तक जाते जाते उस वैल्यू को मैं कैसे लेके जाऊंगा, यहां से using the concept of, क्वेश्चन बहुत बेसिक है. लाइन 1 पे आई एम टेकिंग अ इंफॉर्मेशन, लाइन 4 पे आई नीड दैट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू डू द समेशन. व्हाट विल आई यूज हियर, वेरिएबल. बस यही तुमने आज पढ़ा. ठीक है, तो हमें अगर पहली लाइन पे यूजर से इंफॉर्मेशन चाहिए और चौथी लाइन पे उसको यूज करना है तो आई हैव टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन समवेयर विद सम नेम. ठीक है, यही तो जरूरत है, इसलिए तो वेरिएबल चाहिए. ठीक है, तो ऑन लाइन 1 इफ आई एम टेकिंग सम इंफॉर्मेशन आई हैव टू स्टोर इट समवेयर. तो मैंने काम किया, इनपुट के सामने लिखा x इक्वल्स टू दिस. तो उससे क्या होगा, ये मैसेज डिस्प्ले होगा. ठीक है, इनपुट अपना काम करेगा, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को लेकर स्क्रीन से कहां स्टोर कर देगा, वो x. फाइन, वेरी बेसिक थिंग. द मैसेज विल बी डिस्प्लेड, इनपुट विल read the value from the screen and it will store the information in that variable x जो आपने on left hand side of the statement लिखा हुआ है.
ठीक है, this thing I have to repeat one more time for one more variable. फिर मैंने लिखा y is equals to input, उसमें लिखा enter another number. Fine. These two statements are going to do the work for us and I don't need this now. मुझे अब static values देने की आवश्यकता नहीं है. मैंने इसे हटाया और इसके ठीक बाद statement number 3 x और y रीड करने के बाद statement number 3 ने बोल दिया okay now since we got